इंसुलिन ये एक ही चीज है जिसको आपको अच्छे से समझने की जरूरत है, क्योंकि ये सारे प्रॉब्लम्स की जड़ है। ऐसा मैं नहीं, ये सारे आर्टिकल्स पॉइंट आउट कर रहे हैं। मैं प्रॉमिस करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपकी इंसुलिन और ग्लूकोज की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, और वीडियो में सजेस्ट किए हुए हैक्स अगर आप अप्लाई करते हो तो डेफिनेटली यू विल इम्प्रूव योर हेल्थ। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि ग्लूकोज क्या होता है, हम उसको डाइजेस्ट कैसे करते हैं, ग्लूकोज स्पाइक क्या होता है, ग्लूकोज स्पाइक हमें कैसे हार्म करता है, इंसुलिन और ग्लूकोज कैसे रिलेटेड है, और लास्टली 8 हैक जिससे आप इंसुलिन एंड ग्लूकोज स्पाइक को अवॉइड कर सकते हो और बच सकते हो इन सारी प्रॉब्लम से। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो बहुत पहले एक कॉमन असम्पशन ये था कि प्लांट्स मिट्टी खा के अपनी ग्रोथ करते हैं, बट इन 1640s में एक फ्लेमिश साइंटिस्ट ने, यान बैप्टिस्ट वैन हेलमोट ने, एक 5 साल का एक्सपेरिमेंट किया। उस 5 साल के एक्सपेरिमेंट से हमें दो चीजें पता चली। पहला कि वैन हेलमोट एक काफी पेशेंट बंदा है, और दूसरा कि प्लांट्स अपनी ग्रोथ मिट्टी खा के नहीं करते। सो वैन हेलमोट ने एक 5 पाउंड का बेबी विलो ट्री एक बड़े से पॉट में लगाया था विद अराउंड 200 पाउंड सॉइल, और 5 साल वेट करने के बाद वो बेबी विलो ट्री का वेट हो गया 5 पाउंड टू 169 पाउंड, और सॉइल का वेट ऑलमोस्ट उतना ही रहा, अराउंड 200 पाउंड। सो अगेन क्वेश्चन सेम ही रहा कि प्लांट ने ग्रोथ की तो की कैसे। सो इसका सिंपल आंसर ये है कि प्लांट्स मैटर हवा से बना सकते हैं। सो रिमेंबर ये टाइम था 1640s का। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, सनलाइट और वाटर से ग्लूकोज को बनाया, और ग्लूकोज की हेल्प से प्लांट अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। अब इस प्रोसेस को हमने कहा फोटोसिंथेसिस। अब जैसे एक कार्बन के एटम से हम एक डायमंड बना सकते हैं या फिर एक पेंसिल का लीड बना सकते हैं, सेम उसी तरह से ग्लूकोज से प्लांट्स बहुत सारी उसकी चीजें बना सकते हैं। जैसे कि ये ट्रंक हो गया विच इज वेरी रिजिड, जैसे ये ब्रांचेस हो गए विच इज ऑल्सो वेरी रिजिड, उसकी रूट्स हो गए, या फिर फ्रूट्स हो गए, या फिर लीव्स हो गए जो कि बहुत ही सॉफ्ट होते हैं एज कंपेयर टू रिजिड ट्रंक्स। सो ये सारी चीजें प्लांट ग्लूकोज से बना सकते हैं। अब रात को क्या, हमने कहा फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, सनलाइट और वाटर से ग्लूकोज बनाते हैं, पर रात को सनलाइट तो होती नहीं। उस केस में प्लांट्स डे लाइट में ज्यादा ग्लूकोज स्टोर करके रखते हैं। उस केस में प्लांट्स डे टाइम में ज्यादा ग्लूकोज बनाते हैं, और ये ज्यादा ग्लूकोज वो अलग अलग जगह पे स्टोर करके रखते हैं, जैसे कि उसके रूट्स हो गए, सीड्स हो गए या फिर फ्रूट्स हो गए। ग्लूकोज के और कौन से फॉर्म होते हैं वो जरा हम एक बार देखते हैं। सो पहला जो फॉर्म होता है वो होता है स्टार्च का। अगर मैं उनके एग्जाम्पल दूं तो हो गए बीट्स, पोटैटोस, कैरेट्स, सीड्स भी, जैसे राइस, कॉर्न, व्हीट, पीज एंड चिकपीस। सो प्लांट्स क्या करते हैं, ड्यूरिंग डे बहुत सारा ग्लूकोज बना के इन फॉर्म्स में स्टोर करके रखते हैं। प्लांट्स के पास अल्फा एमिलेज नाम का एक एंजाइम होता है। नाउ इस एंजाइम की हेल्प से प्लांट्स स्टार्च से थोड़ा थोड़ा ग्लूकोज फ्री करते हैं, और उसको यूज कर सकते हैं वो अपने ग्रोथ के लिए। और एक एंजाइम का यूज करके प्लांट्स ग्लूकोज से फाइबर बना सकते हैं, और उस फाइबर से वो अलग अलग चीजें, जैसे कि मैंने कहा ट्रंक्स, रूट्स या फिर ब्रांचेस, लीव्स वगैरह चीजें बना सकते हैं। प्लांट्स ग्लूकोज को ट्रांसफॉर्म करके और एक स्वीट मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको कहा जाता है फ्रुक्टोज। ये फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल ग्लूकोज के कंपैरिजन में 2.3 टाइम्स ज्यादा स्वीट होता है, और ये फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल प्लांट यूजुअली अपने फ्रूट्स में स्टोर करके रखते हैं। अभी फ्रूट्स ही क्यों, तो फ्रूट्स में प्लांट्स अपनी सीड्स छुपा के रखते हैं। तो जब भी कोई एनिमल उसको खाएगा वो ये सीड्स भी खाएगा, और जैसे ये उसको ये खाएगा वो बहुत दूर जाके ये सीड्स अपने दूसरी एंड से निकालेगा, और इस तरह से प्लांट इंश्योर करते हैं अपना सर्वाइवल। और एक मॉलिक्यूल होता है जो प्लांट्स बनाते हैं, उसको कहते हैं सुक्रोज। नाउ ये भी एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होता है। सो अगर मैं फैमिली ट्री की बात करूं ग्लूकोज की, तो सबसे पहले हमने देखा ग्लूकोज में स्टार्च होता है, ग्लूकोज में अलग अलग शुगर्स होते हैं, और ग्लूकोज से फाइबर बनता है। अगर मैं शुगर्स की बात करूं तो शुगर में भी फ्रुक्टोज है और सुक्रोज है। तो ये हो गई हमारी ग्लूकोज की फैमिली ट्री। सो इन 1969 एक 20 पेज का डॉक्यूमेंट साइंटिफिक कम्युनिटी में स्प्रेड किया गया। उस डॉक्यूमेंट का नाम था टेंटेटिव रूल्स फॉर कार्बोहाइड्रेट नॉमेनक्लेचर पार्ट 1 1969। उसके बाद से इस फैमिली को नाम पड़ा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट फैमिली को आगे जाके निकनेम मिला
कार्ब्स। अब हम ये देखते हैं कि ये सारे मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी डाइजेस्ट कैसे करती है। सबसे पहले है स्टार्च मॉलिक्यूल। हमारी बॉडी भी प्लांट्स की तरह अल्फा एमिलेज नाम का एंजाइम प्रोड्यूस कर सकती है और ये एंजाइम हमारे सलाइवा में भी होता है और इसी एंजाइम का यूज करके हमारी बॉडी स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है। सेकंड, फ्रूट्स में, अगर मैं फ्रूट्स की बात करूं तो फ्रूट्स में बहुत सारे शुगर्स और फाइबर होते हैं। अगर मैं शुगर की बात करूं तो फ्रूट्स में ग्लूकोज, सुक्रोज और फ्रुक्टोज होता है। ये अनचेन ग्लूकोज बॉडी इजीली डाइजेस्ट कर लेती है क्योंकि इसे डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को और कोई एंजाइम की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट इज सुक्रोज। सुक्रोज में होता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। सुक्रोज को बॉडी ब्रेक डाउन करते टाइम उसको कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में और फ्रुक्टोज में। सुक्रोज को ब्रेक डाउन करने के लिए बॉडी उसको कन्वर्ट करती है ग्लूकोज में या फिर एक और एंजाइम यूज करके फ्रुक्टोज में। नाउ फ्रुक्टोज का ब्रेकडाउन हम बाद में देखेंगे, आगे जाके देखेंगे कि फ्रुक्टोज कैसे बॉडी डाइजेस्ट कर पाती है। नेक्स्ट इज फाइबर। फाइबर को डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी कोई एंजाइम प्रोड्यूस नहीं कर सकती, यानी कि हम फाइबर से एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल नहीं बना सकते। तो अगर हम फाइबर से ग्लूकोज प्रोड्यूस नहीं कर सकते तो उसको खाना ही क्यों है? क्योंकि फाइबर हेल्प करता है डाइजेशन में और वो इंप्रूव करता है हमारी बॉल मूवमेंट। So that's why we should eat fiber. This is very very important. क्या होगा अगर हम कार्बोहाइड्रेट ही ना कंज्यूम करें? क्या इसका मतलब ये हुआ कि हम ग्लूकोज नहीं बना पाएंगे? तो ऐसा नहीं है। बॉडी और दो तरह से ग्लूकोज को बना सकती है। फर्स्ट तरीका है अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट से, जैसे कि फैट और प्रोटीन हो गया। पर फैट और प्रोटीन का डाइजेशन एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट बहुत ही अलग होगा और इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। और दूसरा तरीका यह है कि स्टोर्ड फैट से हम ग्लूकोज बना सकते हैं, पर जो ग्लूकोज हम बना सकते हैं स्टोर्ड फैट से वो बहुत ही लिमिटेड होगा और इस प्रोसेस को कहते हैं मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी। नाउ जैसे ही हमने कोई कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम किया उससे ग्लूकोज बनेगा और उसका इफेक्ट ब्लड ग्लूकोज लेवल में कैसे होगा वो हम एक बार देखते हैं। इसको देखने से पहले हम एक कंपैरिजन करेंगे एंसेस्ट्रल बनाना और मॉडर्न डे बनाना में। एंसेस्ट्रल बनाना में बहुत सारा फाइबर आपको मिलेगा और उसमें स्टार्च और शुगर बहुत कम मिलेगा, पर रिपीटेटिव ब्रीडिंग की वजह से इस फाइबर को हटा दिया गया और उसमें स्टार्च एंड शुगर बढ़ा दिए गए, तो ये बनाना आगे जाके बन गया टोटल कैंडी। अब हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें शुगर और स्टार्च बहुत ज्यादा पसंद है। हाईली प्रोसेस्ड फूड में भी फाइबर को हटा दिया जाता है और स्टार्च और शुगर को बढ़ा दिया जाता है। इसकी वजह से जब आप हाईली प्रोसेस्ड फूड कंज्यूम करते हो और बॉडी उससे जब ग्लूकोज बनाती है तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। अब उस ब्लड ग्लूकोज को मॉनिटर करने के लिए बाजार में बहुत सारे डिवाइसेस आ गए हैं। उसमें से एक डिवाइस होता है कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर। उसको आपको 24/7 लगा के रखना पड़ेगा और ये डिवाइस कंटिन्यूअस ग्लूकोज मेजर करता रहेगा और उसके ग्राफ्स आपके फोन में देता रहेगा। अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा। वाई एक्सिस पे हमारी शुगर होगी जो मिलीग्राम पर डेसीलीटर पे होगी और एक्स एक्सिस पे टाइम होगा। ये हमारी बेसलाइन होगी। जब भी आप कुछ खाना खाओगे तो ये बेसलाइन आगे जाके बढ़ेगी एंड देन ड्रॉप होगी और अगेन बेसलाइन पे ये ग्लूकोज लेवल आ जाएगा। नाउ अगर मैं इस बेसलाइन की बात करूं, फास्टिंग स्टेट में ये बेसलाइन होती है 60 टू 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और प्री डायबिटिक लोगों के लिए ये होती है 100 टू 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। डायबिटिक लोगों के लिए मोर देन 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। नाउ आफ्टर ईटिंग नॉर्मल लोगों के लिए ये ब्लड शुगर लेवल 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के ऊपर नहीं जाना चाहिए, पर प्रिसाइसली आफ्टर ईटिंग हमारी ब्लड शुगर लेवल बेस लाइन से 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के ऊपर नहीं जानी चाहिए। मान लो खाना खाने से पहले हमारी ये जो बेस लाइन थी वो थी 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, तो खाना खाने के बाद ये जो पीक है ये ज्यादा नहीं होना चाहिए 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से। खाना खाने के बाद आपकी ब्लड शुगर लेवल बेस लाइन से 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के ऊपर नहीं जानी चाहिए। अगर ये ब्लड शुगर लेवल बेस लाइन से 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के ऊपर चली गई तो इस केस में हम कहेंगे ग्लूकोज स्पाइक हुआ। नाउ अब हम ये देखते हैं कि ये ग्लूकोज स्पाइक्स हमें हार्म कैसे करती है। हमारे बॉडी में 30 ट्रिलियन सेल्स होते हैं
और हर एक सेल के पास एक खुद का पावर हाउस होता है। उस पावर हाउस में सेल ग्लूकोज और ऑक्सीजन का यूज करके एक केमिकल वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं चलने के लिए, बोलने के लिए, सारी एक्टिविटीज बेसिकली। सो सारी डे टू डे एक्टिविटीज इस केमिकल वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से हम कर सकते हैं। उस पावर हाउस का नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल्स। सो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मान लो आपके कोई ग्रैंडफादर है और उनको एक पार्ट टाइम जॉब चाहिए था रेलवे में, और उनका काम ये है कि कोई तो कोल उनको आके देगा, उनको बस ये करना है कि ये कोल उठा के इंजन में डालना है ताकि ट्रेन चल सके। अब हुआ ये कि थोड़ी थोड़ी देर बाद ये कोल आपके ग्रैंडफादर को मिलता गया, तो उससे ये हुआ कि आपके ग्रैंडफादर के पास अब कोल ज्यादा बढ़ने लगा। सो ग्रैंडफादर को जब ये रियलाइज हुआ कि अभी कोल ज्यादा बढ़ रहा है, तो उन्होंने डबल स्पीड से काम करना चालू कर दिया। फिर भी उनको और कोल सप्लाई किया, तो उन्होंने भी हार नहीं मानी और उन्होंने ट्रिपल स्पीड से काम करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद आपके ग्रैंडफादर थक गए, पर ये जो कोल था ये आता ही रहा। इसका रिजल्ट ये हुआ कि ये कोल इतना ज्यादा बढ़ गया कि आपके ग्रैंडफादर अभी उस कोल की वजह से हिल भी नहीं पा रहे, और क्योंकि आपके ग्रैंडफादर हिल नहीं पा रहे तो वो ट्रेन में कोल नहीं डाल पाएंगे, और इसी वजह से ट्रेन स्टॉप हो जाएगा। एंड देन योर ग्रैंडफादर विल फील सैड। और उसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया फील करता है जब हम उसे बहुत ज्यादा ग्लूकोज बहुत कम टाइम में दे देते हैं। और इस एनालॉजी में आप अपने ग्रैंडफादर को रिप्लेस कर सकते हो माइटोकॉन्ड्रिया से, और कोल को रिप्लेस कर सकते हो ग्लूकोज से। जब माइटोकॉन्ड्रिया को एक्सेस ग्लूकोज मिलता है तब क्या होता है वो अब डिस्कस करते हैं। जब भी माइटोकॉन्ड्रिया के पास ज्यादा ग्लूकोज होता है तब फ्री रेडिकल्स बनते हैं। अब ये फ्री रेडिकल्स हेल्दी सेल्स को डैमेज कर सकते हैं। दे कैन मॉडिफाई अवर जेनेटिक कोड, दे एक्टिवेट हार्मफुल जीन्स, और उनसे कैंसर सेल भी डेवलप हो सकते हैं। फ्री रेडिकल बढ़ने से बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है। नॉर्मली हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स मॉडरेट अमाउंट में होते ही है, पर अगर हम बार बार ग्लूकोज स्पाइक करेंगे तो बॉडी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में बार बार जाएगी, और उससे आपको टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है, उससे कॉग्निटिव डिक्लाइन या फिर एजिंग हो सकती है। बहुत बार हमने ब्रेड तो टोस्ट किया होगा, और यूजुअली ये प्रोसेस यहाँ से लेके यहाँ पे खत्म होता है। एक नॉर्मल ब्रेड को हम टोस्ट करते हैं। माई क्वेश्चन इज, कैन वी अनटोस्ट दिस ब्रेड? अगर मैं आपको ये टोस्ट ब्रेड दूं तो क्या आप उसको ऐसा बना सकते हो? अगर मैं आपको ये अनटोस्ट ब्रेड दूं तो क्या आप उसको ऐसा बना सकते हो? नहीं, राइट? तो जैसे ही हम पैदा होते हैं उस पॉइंट से हमारे सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, और उसी सेल डैमेज की वजह से हम यंग से मिडिल एज से बूढ़े होते हैं। और ये काफी एक नेचुरल प्रोसेस है। हम इसे रिवर्स तो नहीं कर सकते, पर स्लो डाउन कर सकते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकेशन, और आसान भाषा में आप उसको बोल सकते हो कि सेल्स आपके डैमेज हो रहे हैं। इसका मतलब अगर आप फ्रिक्वेंटली ब्लड ग्लूकोज स्पाइक करते हो तो ये ग्लाइकेशन बहुत ज्यादा स्पीडली होगा। इंटरेस्टिंगली फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल जो हमने देखा वो 10 टाइम्स ज्यादा ग्लाइकेट करता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, इसीलिए फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल इज मोर डेंजरस। नाउ नेक्स्ट इज, ग्लूकोज और इंसुलिन बहुत ही क्लोजली रिलेटेड हैं। हम देखेंगे कि वो कैसे रिलेटेड है, पर फ्रीक्वेंट ग्लूकोज स्पाइक से फ्रीक्वेंट इंसुलिन स्पाइक होते हैं, और उस फ्रीक्वेंट इंसुलिन स्पाइक से बॉडी में बहुत ज्यादा इंसुलिन बनता है, और जब भी बॉडी में ज्यादा इंसुलिन बनता है तब आपको टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है, पीसीओएस प्रॉब्लम हो सकते हैं, या फिर ओबेसिटी हो सकती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज कांस्टेंट हंगर। अगर हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा इंसुलिन है बहुत सालों तक, तो उस वजह से हमारे हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, और स्पेसिफिकली बात करूं तो लेप्टिन और ग्रेलिन। सो लेप्टिन ये हार्मोन है जो हमें बताता है कि अभी खाना बंद करो, हमारा पेट भर गया, और ग्रेलिन एक हार्मोन है जो हमें बताता है कि हमें और भूख लगी है और हमें खाना दो। सो जब हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं तब लेप्टिन हार्मोन बंद हो जाता है और ग्रेलिन हार्मोन ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है। इस तरह से हमें पता नहीं चलता कि खाना कब रोकना है। ऑन टॉप ऑफ दैट वी फील हंग्री ऑल द टाइम। लेट्स टॉक अबाउट क्रेविंग्स। सो जब भी आप कोई हाईली प्रोसेस्ड फूड कंज्यूम करते हो तो आपकी ब्लड शुगर लेवल टॉप पे जाती है पहले, और फिर वो क्रैश होती है। क्रैश होने के बाद वो बेस लाइन पे नहीं रुकती,
वो बेस लाइन के नीचे चली जाती है एंड देन इट विल कम बैक टू द बेस लाइन। पर इस रेंज में जब आप होते हो तब आप बहुत ज्यादा क्रेविंग फील करते हो और शायद इस पॉइंट पे आप हंग्री भी ना हो, फिर भी आप हाई कैलोरी फूड को क्रेव करोगे। हाई ग्लूकोज लेवल से और भी कोई प्रॉब्लम होते हैं जैसे कि क्रॉनिक फटीग, पुअर स्लीप, इंसुलिन इश्यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अल्जाइमर डिसीज जिसे टाइप 3 डायबिटीज भी बोला जाता है या फिर ब्रेन का डायबिटीज भी बोला जाता है। कि जैसे कि मैंने पहले कहा था कि हमारे बॉडी में 30 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, तो ब्रेन भी क्या है, सेल्स ही है। सो जैसे ही ग्लूकोज स्पाइक होता है हमारे ब्रेन के सेल्स भी वो स्पाइक फील करते हैं और इसीलिए हम थोड़ा डिजी फील करते हैं खाने के बाद। यूजुअली हेवी लंच के बाद हम थोड़ा डिजी फील करते हैं और हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल से हो सकता है कैंसर रिस्क, हार्ट डिसीज या फिर फैटी लिवर। अब बात करते हैं इंसुलिन और ग्लूकोज के बारे में। जब भी हमारा ग्लूकोज लेवल एक नॉर्मल बेस लाइन के ऊपर जाता है तब ऐसा नहीं है कि बॉडी कुछ नहीं करती। यहाँ पे हमारी बॉडी ट्राई करती है कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज ब्लड में मिला हुआ है उसको जल्दी से जल्दी हटाए ताकि हम फ्री रेडिकल्स और ग्लाइकेशन से बच सके। इस एक्सेस ग्लूकोज को हटाने के लिए बॉडी रिलीज करती है इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन है जो पैनक्रियास से रिलीज होता है और इंसुलिन का काम होता है जो एक्सेस ग्लूकोज लेवल है ब्लड में उसको स्टोरेज यूनिट में डालना। अब स्टोरेज यूनिट्स कौन से होते हैं मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे मैं एक नोट देना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाते। उस केस में उन लोगों को बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है, उसे ही हम टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। तो चलते हैं स्टोरेज यूनिट्स पे। सबसे पहला स्टोरेज यूनिट्स होता है लीवर। डाइजेशन के बाद जो नया ग्लूकोज हमारे बॉडी में बनता है वो जाता है लीवर के पास और लीवर उसको कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में। जब भी हमारे सिस्टम में ग्लूकोज उसके फ्री फॉर्म में होता है देन इट इज ऑलवेज डेंजरस, पर उसका कन्वर्जन अगर हमने ग्लाइकोजन में कर दिया देन इट इज नो मोर डेंजरस। अगर मैं बात करूं क्वांटिटी की तो लीवर कैन होल्ड अप टू 100 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। और हमारे बॉडी के लिए कितना ग्लूकोज लगता है? अराउंड 200 ग्राम्स, यानी कि लीवर अराउंड आधी एनर्जी जो बॉडी को लगती है वो स्टोर कर सकता है। नाउ सेकंड स्टोरेज यूनिट हो गया मसल्स। अगर मैं टिपिकली 70 किलो के इंडिविजुअल की बात करूं 70 किलो का इंडिविजुअल अराउंड 400 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज एज अ ग्लाइकोजन अपने मसल्स में स्टोर कर सकता है। अगर दोनों के दोनों स्टोरेज यूनिट्स फुल हो और फिर भी एक्सेस ग्लूकोज बॉडी के पास हो तो उस केस में बॉडी उस एक्सेस ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट करती है। नाउ हमने बात की थी फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल के बारे में कि हम उसका डाइजेशन कैसे करते हैं। फ्रुक्टोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कभी नहीं होता, यानी लीवर फ्रुक्टोज को कन्वर्ट ग्लाइकोजन में नहीं कर सकता। लीवर सिर्फ ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर सकता है, यानी कि फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल सिर्फ फैट में ही कन्वर्ट हो सकता है। देखते हैं ये फैट कहाँ कहाँ डिपॉजिट होता है। सबसे पहले ये लीवर में जाता है। उससे हमें नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर होता है। उसके बाद ये फैट डिपॉजिट होता है हिप्स में, फेस में, थाइस में और बिटवीन ऑर्गन्स, और लास्ट में ये फैट एंटर करता है ब्लड स्ट्रीम में। यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो फैट फ्री होते हैं। यूजुअली उन प्रोडक्ट्स में सुक्रोज डाला हुआ रहता है। जैसे कि हमने देखा था सुक्रोज को डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी एक एंजाइम प्रोड्यूस करती है और वो एंजाइम सुक्रोज को फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करता है। और जैसे कि हमने अभी देखा फ्रुक्टोज कैन ओनली बी कन्वर्टेड इनटू फैट। आप इसेंशियली एक फैट फ्री प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो और एट लास्ट व्हाट यू आर गेटिंग इज फैट। मेक श्योर कि आप ऐसा प्रोडक्ट परचेस करो जिसमें सुक्रोज लेवल कम हो। तो अब बात करते हैं हैक्स के बारे में। ऑलराइट, 2015 की रिसर्च में पाया गया था कि अगर हम स्टार्च, फाइबर, प्रोटीन एंड शुगर एक स्पेसिफिक ऑर्डर से कंज्यूम करें तो उससे ग्लूकोज स्पाइक 73% एंड इंसुलिन स्पाइक 48% से कम हो सकता है। एंड दिस इज ट्रू फॉर विद और विदाउट डायबिटीज। तो राइट ऑर्डर क्या है? सबसे पहले आपको कंज्यूम करना है फाइबर, देन आपको कंज्यूम करना है प्रोटीन एंड फैट, एंड लास्टली आपको कंज्यूम करना है स्टार्च एंड शुगर। 2016 में एक स्टडी हुआ था जो टाइप 2 डायबिटीज लोगों पे हुआ था और उसका ड्यूरेशन 8 वीक्स था और दोनों ग्रुप ने सेम फूड कंज्यूम किया था। पर जो दूसरा ग्रुप था उसने फूड एक स्पेसिफिक ऑर्डर में कंज्यूम किया और वो स्पेसिफिक ऑर्डर ये था जो मैंने अभी जस्ट बताया, फाइबर, प्रोटीन एंड फैट एंड देन
स्टार्च एंड शुगर। और जो भी सब्जेक्ट्स ग्रुप 2 में थे वो सारे के सारे टाइप 2 डायबिटीज रिवर्स कर रहे थे ड्यू टू दिस डाइट। अब ऐसा कैसे हुआ? तो मान लो कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो एक सिंक की तरह होता है। तो सबसे पहले हमारा स्टमक होता है, उसके बाद इंटेस्टाइन होता है। तो सिंक में क्या होता है, यहाँ पे एक होल होता है जिससे कोई भी सब्सटेंस अगर हम सिंक में डालेंगे देन इट विल गो थ्रू दिस पाइप, राइट। और सेम हमारे पेट में भी वैसा ही होता है, जैसे ही हमने कुछ खाना खाया वैसे ही वो धीरे धीरे करके स्टमक से इंटेस्टाइन की ओर बढ़ता है। अप्रोक्सीमेटली 3 कैलोरीज का खाना पर मिनट इस स्टमक से नीचे इंटेस्टाइन की ओर बढ़ता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। जब हम स्टार्च एंड शुगर पहले कंज्यूम करते हैं तो वो स्टमक में पहले लैंड करते हैं और इसीलिए बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। ओके, तो फाइबर में ऐसा क्या होता है कि वो इंसुलिन को कम करता है, यानी ग्लूकोज लेवल को कम करता है। फाइबर से अल्फा एमिलेज का जो एक्शन होता है वो कम हो जाता है। तो पहले हमने देखा कि अल्फा एमिलेज एक एंजाइम है जो कन्वर्ट करता है स्टार्च टू ग्लूकोज। इसका एक्शन कम हो जाता है जब आप फाइबर कंज्यूम करते हो। सेकंड इज गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, कि फाइबर खाने से गैस्ट्रिक एम्प्टिंग भी स्लो होता है, यानी कि ये जो प्रोसेस हमने देखा ये प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाता है। लास्टली फाइबर में जो मेश होता है उस मेश की वजह से ब्लड में जो ग्लूकोज जाता है वो स्लोली जाता है। क्योंकि फाइबर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन एंड एब्जॉर्प्शन स्लो कर देता है, इसीलिए फाइबर से इंसुलिन और ग्लूकोज दोनों कम हो जाते हैं और इसीलिए राइट ऑर्डर में सबसे पहले फाइबर आता है। नाउ प्रोटीन एंड फैट, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था प्रोटीन एंड फैट का डाइजेशन थोड़ा स्लो होता है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। सो प्रोटीन एंड फैट भी जल्दी डाइजेस्ट नहीं होते। सो अगर मैं एग्जांपल तो सिंपल स्टार्च का, ये बना है आफ्टर ईटिंग पोटैटोज। नाउ इफ यू सी दिस वाज द ईटिंग टाइम और उसके बाद ब्लड ग्लूकोज लेवल अराउंड 50 मिलीग्राम पर डेसिलीटर हुआ और उसके बाद ड्रॉप किया। पर अगर मैंने पहले फाइबर कंज्यूम किया थ्रू वेजेस देन यू कैन सी द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ दिस। यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्पाइक बहुत कम बना, राइट। और ऐसा नहीं है कि हमने पोटैटोस की क्वांटिटी कम कर दी, इस केस में और इस केस में दोनों केस में पोटैटोस की क्वांटिटी ऑलमोस्ट सेम थी, बस हम एडिशनल जो फूड ऐड किया इसमें वो था थोड़ा ग्रीन सैलेड। हैक नंबर 2 हैक नंबर 1 का ही एक्सटेंशन है, ऐड ए ग्रीन स्टार्टर टू ऑल योर मील्स। सो बेसिकली इससे होता क्या है, जब भी आप ग्रीन सैलड पहले कंज्यूम करते हो तो आप लेस कैलोरीज कंज्यूम करते हो। फाइबर पहले खाने से ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड शुगर का जो एब्जॉर्प्शन होता है ब्लड में वो स्लोली होता है और इसीलिए आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा बढ़ता नहीं। ना इसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, देन इसकी क्वांटिटी 1:1 होनी चाहिए। सो जितना जितना भी आप कार्ब्स कंज्यूम कर रहे हो ट्राई करो कि आप उतना ही ग्रीन स्टार्टर कंज्यूम कर रहे हो। नेक्स्ट हैक इज कैलोरीज आर नॉट एवरीथिंग। कोई भी फूड की अगर हमें कैलोरीज पता करनी होगी तो हम इस तरह से कैलोरीज पता कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए ले लेते हैं हम डोनट। ओके, सो हम डोनट की कैलोरीज पता करेंगे। सो सबसे पहले करना क्या होगा, उसको डिहाइड्रेट करना होगा, देन उसको एक क्यूब में डाल के पानी में डालना होगा। ओके, और फिर उस डोनट को हमें जलाना होगा। उसके बाद हमें मेजर करना होगा कि पानी का टेम्परेचर कितना बढ़ा एंड देन इफ यू पुट ऑल ऑफ दिस थिंग्स इनटू दिस फॉर्मूला देन आपको मिल जाएंगी कैलोरीज उस डोनट में कितनी थी। सो इसका मतलब ये हुआ अगर और कोई सब्सटेंस मैंने उस क्यूब में रखा और उस सब्सटेंस ने पानी का टेम्परेचर उतना ही बढ़ाया जितना डोनट ने बढ़ाया, उसका मतलब ये हुआ कि दोनों सब्सटेंस में कैलोरी सेम है। यानी कि दोनों सब्सटेंस जब मैं उस क्यूब में रखूंगा और उस पानी में डालूंगा और उनको जला के जब पानी का टेम्परेचर मेजर करूंगा देन पानी का टेम्परेचर सेम डिग्री सेल्सियस पे ही दिखाएगा और इसी वजह से हम बोल सकते हैं कि दोनों में कैलोरी सेम है, पर बॉडी में इन दोनों का इफेक्ट अलग अलग होगा। 100 कैलोरीज ऑफ फ्रुक्टोज, 100 कैलोरीज ऑफ ग्लूकोज, 100 कैलोरीज ऑफ प्रोटीन एंड 100 कैलोरीज ऑफ फैट, ये सारे के सारे सेम ही हीट प्रोड्यूस करेंगे। सो इसका मतलब ये नहीं कि ये सारे के सारे एलिमेंट सेम है। 2017 में एक स्टडी हुआ था और ये स्टडी ओवरवेट लोगों पे किया गया था। इस स्टडी में एक ग्रुप ने ग्लूकोज फ्लैटनिंग डाइट कंज्यूम किया जिससे ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़े ना, और एक ग्रुप ने उसको कोई अटेंशन नहीं दिया, यानी कि वो नॉर्मली खाते रहे जो वो खा रहे थे ना। दोनों ही ग्रुप ने अराउंड सेम कैलोरीज कंज्यूम की, उल्टा ग्लूकोज फ्लैटनिंग डाइट ने थोड़ी ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम की, फिर भी
ग्लूकोज फ्लैटनिंग डाइट फॉलो करने वाले लोगों ने 17 पाउंड लूज किए एज कम्पेयर टू 4 पाउंड जो ग्लूकोज लेवल मॉनिटर नहीं कर रहे थे। नाउ यहाँ पे हमने देखा कि प्रोटीन और फैट से ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा बढ़ता नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आप ये बहुत ज्यादा कंज्यूम कर सकते हो। ऑफ कोर्स इफ यू ईट लॉट ऑफ फैट, लॉट ऑफ प्रोटीन, यू विल स्टिल गेट फैट। लेट्स स्टार्ट विथ नेक्स्ट हैक, फ्लैटन योर ब्रेकफास्ट कर्व। तो सबसे पहले मैं उठते ही एक कप चाय जरूर पीता था। ये बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए, आई यूज टू हैव दिस कप ऑफ टी। पर इंसुलिन के बारे में पढ़ने के बाद व्हाट आई डू नाउ इज आई ट्राई टू ऐड सम फैट विथ इट सो दैट मेरे जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है जो शूट आउट होगा वो थोड़ा कम हो। ओके, नाउ बैक टू हैक नंबर 4। मॉर्निंग में क्या होता है, हमारी बॉडीज काफी सेंसिटिव होती है ग्लूकोज के लिए, क्योंकि रात भर हमारा सिंक एम्प्टी होता है, रात भर हमारा पेट एम्प्टी रहता है। सो इसीलिए जब कोई भी चीज, अगर आप शुगर या फिर स्टार्च कोई भी चीज खाओगे तो वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है। इससे होता यह है कि ब्रेकफास्ट या फिर फर्स्ट मील ऑफ योर डे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप उस केस में ग्लूकोज लेवल बिल्कुल भी निग्लेक्ट नहीं कर सकते। दिन में जो सबसे बड़ा बिगेस्ट ग्लूकोज स्पाइक बनना होता है वो यूजुअली ब्रेकफास्ट या फिर आपके फर्स्ट मील में ही बनता है। सो इसीलिए फर्स्ट मील या फिर ब्रेकफास्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए आप ट्राई करो कि ब्रेकफास्ट या फिर आपका फर्स्ट मील जो है उसमें आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो। यूजुअली हम मॉर्निंग में क्या खाते हैं, बिस्किट्स खाते हैं या फिर टी लेते हैं या फिर कॉफी, जूस, फ्रूट जैम एक्सेट्रा चीजें। सो आपको क्या खाना है, ट्राई करो कि आप ये अवॉइड करो। ओके, एंड यू शुड ट्राई टू हैव सम प्रोटीन, फैट, फाइबर। सो प्रोटीन, फैट, फाइबर ये तीनों चीज ऐसी चीजें हैं कि जब भी आप कोई किसी अनहेल्दी चीज के साथ उसको कंबाइन करोगे तब आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल शूट होने वाला था वो कम होगा। नेक्स्ट हैक इज हैव एनी शुगर, दे ऑल आर सेम। इसका मतलब क्या, बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि टेबल शुगर एक बैड शुगर है और ये जो डेट्स से जो शुगर आती है दिस इज गुड शुगर, या फिर फ्रूट्स में जो आती है वो गुड शुगर, या फिर ब्राउन शुगर इज गुड, बीट शुगर इज गुड, ओनली टेबल शुगर इज बैड। पर ऐसा नहीं है, टेबल शुगर और ये सारी शुगर्स आपको सेम ही तरह से ट्रीट करनी है। सो इसका रीजन ये है कि कोई भी शुगर हो तो उसमें दो चीजें होती है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। होता यह है कि कोई शुगर में 10% ग्लूकोज होगा और 90% फ्रुक्टोज होगा। उससे होगा ये कि आपका शायद ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़े ना, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें ग्लूकोज कम है, पर उसमें क्या जाता है, फ्रुक्टोज। जैसे कि हमने देखा फ्रुक्टोज इज मोर डेंजरस देन ग्लूकोज। ओके, क्योंकि उसको उसका डाइजेशन अलग होता है, वो डायरेक्टली कन्वर्ट होता है फैट में। तो इसीलिए जब आप ऐसे शुगर कंज्यूम करते हो तो शायद आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़े ना, पर आप एक इनविजिबल फ्रुक्टोज स्पाइक जरूर फील करोगे। तो फिलहाल तो हम अभी मेजर नहीं कर सकते, यानी कि हमारे पास ऐसा कोई डिवाइस नहीं है कि जो फ्रुक्टोज मेजर कर सके। सो दिस वी कैनॉट मेजर, दिस वी कैन मेजर। जब भी आप कोई शुगर कंज्यूम करते हो तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाएगी। आपको हमेशा चेक करना है कि उसका कंटेंट क्या है, उसमें कितना ग्लूकोज है और कितना फ्रुक्टोज है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बताना चाहूंगा। यूजुअली डेट्स जो होते हैं वो काफी हेल्दी माने जाते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे डेट्स खाने के बाद आपकी ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, मोर देन 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर अबव बेस लाइन। इसका मतलब ये नहीं कि आप डेट्स कंज्यूम ना करो, डेफिनेटली यू कैन हैव देम, जस्ट ऐड सम फैट विद देम सो दैट आपका ओवरऑल ग्लूकोज कर्व होगा वो थोड़ा कम स्पाइक करेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट हैक, पिक डिजर्ट ओवर ए स्वीट स्नैक। जैसे ही हमने खाना खाया हमारे ऑर्गन्स क्या करते हैं, काम करना चालू कर देते हैं और वो काम करते हैं अराउंड 4 आवर्स, और इस स्टेट को कहते हैं पोस्ट प्रैंडियल स्टेट। तो पोस्ट प्रैंडियल स्टेट में बहुत सारे हार्मोनल एंड इन्फ्लेमेटरी चेंजेस होते हैं। कौन कौन से चेंजेस होते हैं, जैसे कि हमारा जो ब्लड होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम की ओर बढ़ता है, हमारे हार्मोन्स बढ़ते हैं, इम्यून सिस्टम पे होल्ड आ जाता है, कुछ सिस्टम एक्टिव हो जाती है जैसे फैट स्टोरेज और इंसुलिन लेवल। ये सारी चीजें पोस्ट प्रैंडियल स्टेट में होती है। और अगर आपने कुछ अनहेल्दी खा के बड़ा ब्लड ग्लूकोज स्पाइक बना लिया देन पोस्ट प्रैंडियल स्टेट बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो जाता है। अब ये देखते हैं कि पोस्ट प्रैंडियल स्टेट बंद होने के बाद क्या होता है। हमारे ऑर्गन्स क्लीन अप ड्यूटी पर लग जाते हैं, जो डैमेज सेल्स होते हैं उनको रिप्लेस किया जाता है न्यू वन से, हमारे सिस्टम्स क्लियर होते हैं, हमारा इंसुलिन लेवल ड्रॉप होता है ताकि हम फैट बर्निंग स्टेट में जा सके। जब भी हमारे इंसुलिन लेवल ड्रॉप होते हैं तो फैट स्टोरेज से ग्लूकोज को निकाला जाता है
और इस प्रोसेस को कहते हैं मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, और ये प्राइम मेजर होता है एक हेल्दी मेटाबॉलिज्म, यानी कि अगर आप इस मोड में जा सको देन योर मेटाबॉलिज्म इज वेरी गुड। होता क्या है, बहुत सारे लोगों को टाइम टू टाइम स्नैक करने का मन करता है, मतलब खाना खाने के बाद भी उनको मन करता है कि थोड़ा स्वीट स्नैक खाया जाए। तो उस केस में यूजुअली बहुत सारे लोग क्या खाते हैं कि फ्रूट खाते हैं, स्मूदी पीते हैं या फिर कैंडी बार, कुकी, समथिंग स्वीट। ओके, सो उससे होता ये है कि ये पोस्ट प्रैंडियल स्टेट बंद ही नहीं होती, यूर ऑर्गन्स आर कंटिन्यूअसली डूइंग वर्क, से हम बच सकते हैं। एंड ऑल्सो यू कैन हैव योर स्नैक्स। सो आपको करना ये है कि आपको स्नैक्स जो आप खा रहे हो, कोई भी हो, अगर फ्रूट हो, स्मूदी हो, कैंडी बार हो या फिर कुकी हो, यू कैन शिफ्ट दैट आफ्टर योर डिनर। सो उससे होगा क्या, सो उससे जैसे कि मैंने बताया, उससे थोड़ा लेस ग्लूकोज स्पाइक करेगा और आपकी पोस्ट प्रैंडियल स्टेट बंद होगी, और जब भी आपकी पोस्ट प्रैंडियल स्टेट बंद होगी तब इंसुलिन लेवल ड्रॉप होगा एंड देन यू कैन गेट इनटू दिस फैट बर्निंग स्टेट। पर फिर भी बहुत सारे लोगों को स्नैकिंग का मन करता है, तो उस केस में आप सेवरी स्नैक कंज्यूम कर सकते हो इंस्टेड ऑफ स्वीट स्नैक। हमें लगता है कि स्वीट स्नैक से हमें ज्यादा एनर्जी मिलती है क्योंकि वो स्वीट होते हैं और हमें इंस्टेंटली एनर्जी मिलेगी, पर ऐसा नहीं होता। जैसे कि मैंने बताया, जब भी हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है देन इट ड्रॉप्स। अगर वो ज्यादा बढ़ेगा तो नीचे भी उतना ही तेजी से आएगा और उस टाइम पे आप ज्यादा टायर्ड फील करोगे। चूज सेवरी स्नैक ओवर ए स्वीट स्नैक if you really want to snack after your lunch or any meal. Okay, next hack is ड्रिंक विनेगर बिफोर यू ईट। बहुत सारे स्टडीज में ऐसा पाया गया है कि अगर आपने 1 टेबल स्पून ऑफ विनेगर थोड़े से पानी में डालकर पी लिया तो उससे आपके इंसुलिन और ग्लूकोज स्पाइक कम हो जाते हैं, आपकी क्रेविंग्स कम हो जाती है, आपकी हंगर कम हो जाती है एंड यू विल बर्न मोर फैट। एक स्टडी में कुछ लोगों को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया और वो दोनों ग्रुप सेम कैलोरीज कंज्यूम कर रहे थे। पहला ग्रुप जो था वो खाने से पहले विनेगर कंज्यूम कर रहा था और जो दूसरा ग्रुप था वो खाने से पहले विनेगर कंज्यूम नहीं कर रहा था। एट द एंड ऑफ दिस स्टडी विनेगर वाले ग्रुप ने ज्यादा वेट लॉस किया एज कंपेयर टू दिस वन, इवन दो नंबर ऑफ कैलोरीज दोनों ग्रुप के लिए सेम थी। ऐसा हुआ कैसे? विनेगर में एसिटिक एसिड होता है जो अल्फा एमिलेज का एक्शन कम कर देता है। अगर मैंने पहले भी बताया है कि अल्फा एमिलेज क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है स्टार्च को ग्लूकोज में, और जब भी ये कम होगा देन ग्लूकोज का कन्वर्जन कम होगा। और एक चीज एसिटिक एसिड करता है, जब एसिटिक एसिड मसल में जाता है वाया ब्लड तो वो ग्लाइकोजन प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, यानी कि आपकी ग्लूकोज की अपटेक इफिशियंसी बढ़ जाती है। इसी वजह से जो बनने वाला ग्लूकोज स्पाइक था वो थोड़ा कम बनता है। विनेगर को कैसे कंज्यूम किया जाए? सो इसका बेस्ट वे है कि आप आपकी ग्रीन स्टार्टर में ऐड कर सकते हो 1 टेबल स्पून ऑफ विनेगर, या फिर जब भी आपको बहुत स्वीट खाने का मन करे तब आप क्या कर सकते हो कि आप थोड़े पानी में 1 टेबल स्पून ऑफ विनेगर डाल के पी सकते हो एंड देन यू कैन एंजॉय योर स्वीट स्नैक। पर याद रखना, इस हैक को ज्यादा ओवर यूज मत करना क्योंकि विनेगर से आप बैड डाइट से बच नहीं सकते। इसका अगर मैं एग्जांपल दूं, तो जैसे कि आपने फ्रेंच फ्राइज खाए, इस केस में तो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। पर अगर आपने पहले विनेगर कंज्यूम किया उसके बाद फ्रेंच फ्राइज कंज्यूम किया देन यू कैन सी द ब्लड ग्लूकोज स्पाइक इज वेरी लेस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट हैक इज ईट एंड देन मूव। तो आपको करना यह है कि जैसे आपने लंच किया या फिर डिनर किया देन यू शुड गो फॉर 10 to 15 मिनट्स ऑफ वॉक। जब भी आप खाना खाओगे तो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, और जैसे आप थोड़ा वॉक करोगे और जैसे ही आप थोड़ी देर बाद वॉक करोगे तब जो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है खून में वो थोड़ा बहुत यूटिलाइज कर लेगी मसल्स, और इस तरह से आपका जो पीक बनने वाला था वो उतना ज्यादा बड़ा पीक नहीं बनेगा। सो याद रखना है कि आपको खाना खाने के बाद 70 मिनट से पहले एक स्मॉल वॉक करना है। 70 मिनट ही क्यों? क्योंकि ये एवरेज टाइम है जब अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल खाना खाने के बाद पीक पे होता है। हमें करना ये है कि हमें इस पीक को ही घटाना है। हमारे यहाँ एक वर्ड फेमस है, शतपावली। इसका मतलब होता है 100 स्टेप्स। सो यूजुअली खाना खाने के बाद हम बोलते हैं चला शतपावली करूया। सो इसका अगर मैं एग्जांपल दूं, मान लो कि अगर आपने कुछ केक कंज्यूम किया, जो भी आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ने वाला था, इसके बाद अगर आपने वॉक कर लिया देन यू कैन सी द डिफरेंस।
लास्ट चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हर एक की बॉडी सेम फूड्स को अलग अलग रिस्पॉन्ड करती है। सो मान लो अगर मैंने कुछ फूड कंज्यूम किया और मेरे दोस्त ने भी वही फूड कंज्यूम किया, तो उसका ग्लूकोज प्रोफाइल और मेरा ग्लूकोज प्रोफाइल अलग अलग होगा। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप ग्लूकोज स्पाइक को निग्लेक्ट करो। यू शुड डेफिनेटली पे सम अटेंशन टू ग्लूकोज। और एक चीज आपको नोटिस करनी है कि आप कैसा फील करते हो जब भी आप कोई फूड कंज्यूम करते हो, और उसके अकॉर्डिंग you should try to apply these hacks। and स्पेशल शाउट आउट टू दिस टू बुक्स, जिससे मैंने बहुत सारा कंटेंट उठाया है। अगर आपको इन डेप्थ इंफॉर्मेशन चाहिए देन आई विल सजेस्ट यू टू रीड दिस बुक्स। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई नई वीडियो में।